स्टूडेंट्स, हमने एक चैप्टर चला रखा है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज और ये चैप्टर है 9th क्लास का बायोलॉजी का। इस चैप्टर में हम फूड रिसोर्सेज में किस तरह से सुधार ला सकते हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर एक क्विक रिकैपिचुलेशन ली जाए, मतलब जल्दी से इसको जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको एक बार रिकैपिचुलेट कर लें। तो हमने पढ़ा था सबसे पहले फूड रिसोर्सेज के बारे में कि फूड रिसोर्सेज आर दोज substances those are very essential for all the living organism for their growth and development। उसके बाद हमने बात की हिंदुस्तान की कि अपने इंडिया के अंदर जो है वो किस तरह से फूड रिसोर्सेज के अंदर डेवलपमेंट हुई। फूड रिसोर्सेज के अंदर डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने कई रेवोल्यूशन में हमारे पूर्वजों ने भाग लिया और उन रेवोल्यूशन के जरिए लोगों को और मैं कह सकता हूँ कि किसानों को हमने इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाया, उनको एक फाइनेंशियल मजबूती दी ताकि किसान जो है वो उसकी इनकम बढ़ सके। अब भी इस तरह के कई प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे तब अभी हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो बार बार कहते हैं कि किसानों की इनकम को हम दुगुना करेंगे। वो दुगुना कैसे किया जाएगा या इससे पहले किसानों की इनकम दोगुनी या चार गुना कैसे हुई उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमने कुछ रेवोल्यूशन के बारे में बात की थी। सबसे पहले अगर मैं ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करूं तो ग्रीन रेवोल्यूशन एन एनॉर्मस इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड और क्रॉप प्लांट इज नोन एज द ग्रीन रेवोल्यूशन। एंड इन इंडिया द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इज MS स्वामीनाथन। उसके बाद हमने बात की थी ब्लू रेवोल्यूशन की। एन एनॉर्मस इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फिश इज नोन एज द ब्लू रेवोल्यूशन। मछलियों से संबंधित थी ये कि लोगों को किस तरह से मछली के उन्नत बीज सीडलिंग इनको पहुंचाई जाए ताकि हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मछलियों की पैदावार हो और मछलियों को हम निर्यात कर सके अपने लोगों में जहाँ पर नदी नहीं है या जहाँ पर बड़ी झील नहीं है वहाँ पर उनकी सप्लाई कर सके। उसके बाद वाइट रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि वाइट रेवोल्यूशन जो है एन एनॉर्मस इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट इज नोन एज द वाइट रेवोल्यूशन। वी कुरियन जो है वो इसके जनक माने गए हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था सिल्वर रेवोल्यूशन के बारे में। सिल्वर रेवोल्यूशन एन एनॉर्मस इंक्रीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग एंड पोल्ट्री बर्ड्स। उसके बाद हमने डिस्कस किया था येलो रेवोल्यूशन के बारे में जो कि तेल से संबंधित था। मस्टर्ड सीड्स की कैसे उत्पादन को बढ़ाया जा सके और साथ ही सनफ्लावर हो गया, कोकोनट हो गया, तेल को कैसे इंक्रीज किया जाए। गोल्डन रेवोल्यूशन जो था वो दालों से संबंधित था कि दालों को हम किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं और हिंदुस्तान को एक समृद्ध देश बना सकते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप्स के बारे में। जो क्रॉप्स जो है जो सर्दियों में उगाई जाती है उनको रबी क्रॉप्स कहा जाता है। जो गर्मी या बरसात के मौसम में उगाई जाती है उनको हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। उसके बाद हमने कुछ और एग्रीकल्चर से रिलेटेड टर्म को डिस्कस किया था जैसे हॉर्टिकल्चर इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द फ्रूट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। देन एनिमल हस्बेंड्री में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम स्टॉक का मतलब एनिमल्स जो हम एनिमल्स रखते हैं उसकी स्टडी कर सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री डील्स विद द स्टडी ऑफ रियरिंग एंड मैनेजमेंट एंड बेटर ब्रीडिंग ऑफ द एनिमल्स। देन उसके बाद एग्रोनॉमी जो है डील विद द स्टडी ऑफ द क्रॉप प्लांट्स। आफ्टर दिस द ओलेरिकल्चर डील विद द स्टडी ऑफ द वेजिटेबल्स। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब हम अपनी
अपना उत्पादन करते हैं या अपनी फसल बीजते हैं तो हमें क्या अपेक्षाएं होती हैं उससे, कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो फैक्टर हमें चाहिए उस फसल के द्वारा, डिजायरेबल फैक्टर्स चाहिए जिससे हम उन डिजायरेबल फैक्टर्स के साथ अपने उत्पादन को बढ़ा सकें। आज हम डिस्कस करेंगे मेनली न्यूट्रिएंट्स के बारे में, न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में। तो पहले मैं बता दूं कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बताने से पहले मैं बता दूं कि व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स, कि न्यूट्रिएंट्स क्या है। न्यूट्रिएंट्स जो है दीज आर द ऑर्गेनिक एलिमेंट्स। न्यूट्रिएंट्स कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, अपने खाने में हम ध्यान रखते हैं कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स भी मिले, प्रोटीन भी मिले, फैट्स भी मिले और हमें विटामिन भी मिले, मिनरल्स भी मिले, फाइबर भी मिले, सारी चीज़ इस तरह से मिले ताकि हम लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर को तंदुरुस्त बना सकें। वैसे ही हमें प्लांट्स की बॉडी को, उसकी ग्रोथ सही हो, उसकी डेवलपमेंट सही हो, उसका लाइफ साइकिल सही चले, वो जल्दी मर ना जाए, साथ ही उससे उसके जो आगे जो सीडलिंग होगी, उससे जो पैदा होने वाले बीज होंगे, जो फ्रूट्स आएंगे, वो जो फल आएंगे, उसके ऊपर सब्जियां आएंगी, फूल आएंगे, वो भी बहुत हष्ट पुष्ट हो ताकि उनका यूज हम ही लोगों ने करना है ताकि हमें एक सुदृढ़ फसल मिल सके। तो न्यूट्रिएंट जो है दीज आर द इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स। एंड उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या है? इट रेफर टू द सप्लाई ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड लाइफ साइकिल विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट रेफर करती है सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कि न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई की जाए किसको? प्लांट को, ताकि प्लांट जो है वो उसकी ग्रोथ और लाइफ साइकिल जो है वो अच्छे तरीके से चले विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बता दूं। मतलब सस्टेनेबल यहाँ इसका मतलब आएगा स्थिर, तो उसकी स्थिर डेवलपमेंट हो सके। एक हम प्रैक्टिस करते हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज, वो भी इसी एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में आता है कि व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कि प्लांट की ग्रोथ जो है वो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अच्छी बनी रहे। ऐसा ना हो कि उसके पहले 4 साल तो हम बहुत न्यूट्रिएंट सप्लाई कर दें और उसके बाद न्यूट्रिएंट सप्लाई करना बिल्कुल बंद कर दें, तो उसकी डेवलपमेंट जो है वो सस्टेनेबल नहीं रहेगी। देन तो मैं बात कर रहा था सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज की। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज एग्रीकल्चर की फील्ड में ही वो ब्रांच है जिसमें हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं, एक लिमिट में यूज करते हैं ताकि वो रिसोर्सेज जो है वो हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे रहें। वो भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हिस्सा है जो कि हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। कि कैसे रिलेटेड है? कि हम बहुत ज़्यादा अगर फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, हम फर्टिलाइजर वाले टॉपिक में भी पढ़ेंगे, अगर हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज कर दें और फर्टिलाइजर्स का यूज करने के बाद मतलब हम इतना ज़्यादा एक्सेसिव यूज करते हैं कि हमारी ज़मीन जो है वो खराब ना हो जाए, फसलों को उगाने लायक ना रहे, तो उससे भी हम लोगों को बच के रहना है। अब मैं बात करूँगा कि न्यूट्रिएंट जो है वो कैसे सप्लाई होते हैं और किन चीज़ों से सप्लाई होते हैं प्लांट्स को। प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई जो है वो किन चीज़ों से होती है? तो न्यूट्रिएंट सप्लाइड बाय एयर, वाटर एंड सॉइल। हवा के द्वारा, पानी के द्वारा और मिट्टी के द्वारा जो है वो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होती है। अगर हम एयर की बात करें तो एयर से 2 न्यूट्रिएंट्स जो है वो सप्लाई किए जाते हैं।
कार्बन एंड ऑक्सीजन। हवा से दो न्यूट्रिएंट की सप्लाई होती है, कार्बन और ऑक्सीजन। और ये कौन से न्यूट्रिएंट हैं? ये है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट हैं जो प्लांट को बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट को एक सीमित मात्रा के अंदर चाहिए। तो हवा के द्वारा कार्बन और ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है, जिसको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। उसके बाद पानी के द्वारा, पानी वाटर जो है वो हाइड्रोजन की सप्लाई करता है। पौधे को क्या सप्लाई करता है? पानी हाइड्रोजन सप्लाई करता है, जिसको भी हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। उसके बाद सोइल, मिट्टी के द्वारा जो न्यूट्रिएंट्स सप्लाई किए जाते हैं, मिट्टी के द्वारा सप्लाई होने वाले न्यूट्रिएंट्स जो है वो 13 न्यूट्रिएंट्स हैं, कुल 13 न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें 6 न्यूट्रिएंट्स हमारे ऐसे हैं जो ज्यादा मात्रा में चाहिए, और 7 न्यूट्रिएंट्स हमारे ऐसे हैं जो कम मात्रा के अंदर चाहिए। जो मिट्टी से हमें प्लांट को ज्यादा मात्रा में चाहिए वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। दीज आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो ज्यादा मात्रा में चाहिए। और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम मात्रा में चाहिए, प्लांट को उनकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। तो वो है आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो कम मात्रा के अंदर प्लांट को चाहिए। अब हम बात करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। पहले अगर हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स whose concentration are more than 1 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट का एक ड्राई मैटर है उसके अंदर अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें, न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन की बात करें, तो वो 1 मिलीग्राम पर ग्राम, 1 ग्राम के अंदर सिर्फ 1 मिलीग्राम ही चाहिए। 1 ग्राम के अंदर 1 मिलीग्राम ही कंसंट्रेशन चाहिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का। दूसरा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। ज्यादा जरूरत है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की प्लांट को, तो बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए, रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। एंड एक्सेसिव यूज, अगर हम बहुत ज्यादा मात्रा में गोबर की खाद डाल दें तो फसल को कोई नुकसान नहीं होगा, हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनको कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स किस लिए यूज होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यूज्ड टू कंपोज द मिक्सचर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। इनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स के मिक्सचर के लिए यूज किया जाता है, जैसे प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड और लिपिड के यूज के लिए इसको यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका कंसंट्रेशन लेस देन 1 मिलीग्राम पर ग्राम, लेस देन 1 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर ऑफ प्लांट। दूसरा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो हमें कम मात्रा में चाहिए, हमारे प्लांट्स को कम मात्रा में चाहिए माइक्रोन्यूट्रिएंट। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो दे आर मे बी टॉक्सिक इन नेचर। बहुत ज्यादा सप्लाई कर दें तो वो थोड़े से टॉक्सिक हो जाएंगे। और जो कंपोज करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो कंपोज करते हैं वो कंपोज करते हैं या यूज किए जाते हैं यूज फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, की प्लांट्स के अंदर जो भी एंजाइम के रिलीज किए जाएं वो एंजाइम्स कम ना हो। जो प्लांट के अंदर जो रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन होगा उसको अल्टर कर सकें, उसको एक तरह से इंक्रीज कर सकें। तो एंजाइमेटिक एक्शन के लिए हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन का यूज करते हैं। साथ ही न्यूट्रिएंट्स में ही हम देखेंगे कि न्यूट्रिएंट्स की हम किस तरह से सप्लाई करते हैं। 2 तरीके हैं, एक तो मैन्योर और एक फर्टिलाइजर। मैन्योर जो है वो है जो हम गोबर की खाद, कंपोस्ट डालते हैं खेतों के अंदर, वो मैन्योर में आता है। या फिर हम लोगों ने खुद अपने पत्तों से या
घास से पत्ते हो गए, घास हो गए, वेजिटेबल पेड़ जो हो गए, उनसे जो हमने तैयार किया गया है उसको तो हम मैन्योर बोल देते हैं। और फर्टिलाइजर वो हैं जो केमिकल से तैयार होते हैं। तो अगर हम मैन्योर की बात करें तो मैन्योर्स आर द ऑर्गेनिक मैटर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ द एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। और मैन्योर के सिग्निफिकेंस क्या है, क्या जरूरत है इसकी? इट हेल्प्स इन एनरिचिंग द सोइल विद न्यूट्रिएंट। मैन्योर जो है वो सोइल को हेल्प करता है एनरिच करने, एनरिचिंग द सोइल विद द न्यूट्रिएंट्स। और सेकंड सिग्निफिकेंस जो है, इट इज द सोर्स ऑफ द फूड फॉर द सोइल ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी। ये बैक्टीरिया और फंगी जो सोइल ऑर्गेनिज्म है उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, उनको खाना प्रोवाइड करता है। मान लो आपके गोबर की खाद है, आपने खेत के अंदर डाल दी, उस गोबर की खाद में कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म और न्यूट्रिएंट्स होंगे, वो जो खेत के अंदर डाले जाएंगे तो खेत में जो ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, हमारी फसलों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, उनको हमारे सोइल की गुणवत्ता को जो बढ़ाते हैं उसको ये खाना प्रोवाइड करता है। मैन्योर जो है खाना प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द सोइल टेक्सचर। ये मिट्टी की बनावट को भी इम्प्रूव करता है। अगर आप वो मिट्टी देखो जिसमें कभी आपने खाद नहीं डाला और बार बार उसमें कोई ना कोई फसल आप लगाते रहते हैं, तो वो उस मिट्टी का रंग देखो रेत की तरह हो गया होगा, क्योंकि उसके अंदर तो न्यूट्रिएंट्स रहे ही नहीं है। तो अगर आप उसके अंदर गोबर की खाद डाल दें तो उसके रंग और उसके जो टेक्सचर है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएगा। तो जो मैन्योर जो है वो हेल्प करते हैं टेक्सचर में। साथ में मैन्योर और हेल्प ये करते हैं कि जो आप कूड़ा, गंदगी, वेजिटेबल इधर उधर फेंक देते हैं, फ्रूट इधर उधर फेंकेंगे, उसको अगर आप एक जगह जमा कर दें तो एनवायरनमेंट भी हमारा गंदा नहीं होगा और पोल्यूशन भी नहीं होगा। साथ में इट प्लेज द वाइटल रोल इन रिसाइकलिंग फार्म वेस्ट। और फार्म के अंदर जो वेस्ट होगा उसको भी मैन्योर जो है वो रिसाइकल करते रहते हैं। इट आल्सो प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फ्रॉम द एक्सेसिव यूज ऑफ द फर्टिलाइजर। अगर हम खेत के अंदर मैन्योर डालते हैं, जैविक खाद डालते हैं, तो उसका प्रभाव जो है वो ये होता है कि हमारे मिट्टी की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। और जब हमारी मिट्टी की उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी तो हमें फर्टिलाइजर का, हमें केमिकल का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब हम केमिकल्स का यूज नहीं करेंगे तो हम लोग जो है हम लोग स्वस्थ रहेंगे। हार्मफुल टॉक्सिक केमिकल जो हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाएंगे और हमारा मेटाबॉलिज्म सही बना रहेगा। दिस इज इनफ फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।